नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से। ये सीरीज दोस्तों अभी स्टार्ट हुई है, अभी तक हमने इसके 13 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। सभी पार्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, इसके अलावा सीटीटी, यूटीटी, डीएलएड सभी एग्जाम में दोस्तों ये आपकी मदद करने वाली है। ये सीरीज दोस्तों हम ऐसी कॉम्पैक्ट बनाएंगे जिससे कि आपको इस सीरीज से दोस्तों इतना फायदा मिलेगा कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम दोस्तों आपके क्लियर होंगे। लेकिन दोस्तों आपको भी हमें सपोर्ट करना है। आप कैसे सपोर्ट करेंगे? इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में। पसंद आए तो लाइक करना है। पहली बार अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो ये जो हमारा चैनल है दोस्तों पूरी तरह से डेडिकेटेड है शिक्षकों के लिए। तो आज की दोस्तों वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि आज हम दोस्तों पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन क्या होता है यानी कि अनुदेशन क्या होता है, प्रतिपादन क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है, कैसे ये जो तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये शिक्षा से किस तरह से भिन्न है, यानी कि एजुकेशन और इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अनुदेशन के बारे में, यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसके अलावा फिर प्रतिपादन पढ़ेंगे, प्रशिक्षण क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है जो कि आपको अनुदेशन को समझने में मदद करेगी। सी शेषाद्री इनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, ज्ञान तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करना शिक्षा का एक आवश्यक अंग है और अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो कि इस ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है। मतलब इनकी जो डेफिनेशन है वो सिंपली ये कहती है कि भैया हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, ये भी शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। और अनुदेशन वह प्रोसेस है जिसकी मदद से हमें ये फैक्ट्स या फिर ये ज्ञान को प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज दैट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस विच हेल्प इन द एक्विजिशन ऑफ सच नॉलेज। यानी कि दोस्तों अनुदेशन और प्रक्रिया है जिसकी मदद से हमें ज्ञान की प्राप्ति में सहायता मिलती है। अनुदेशन दोस्तों प्रक्रिया है जिसकी मदद से कोई भी जो शिक्षक है वो सूचनाएं प्रदान करता है। ये आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो अनुदेशन का दोस्तों सिंपल सा किससे संबंध होना चाहिए? ज्ञानात्मक पक्ष से दोस्तों ये संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि अनुदेशन दोस्तों क्या है, शिक्षा का ही एक पार्ट है। यानी कि दोस्तों शिक्षा नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो एजुकेशन है उसको एजुकेशन ही माना जाता था। शिक्षकों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो क्या करें, छात्रों को विभिन्न विषयों के संबंध में सूचनाएं प्रदान करें जिससे कि उनका ज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो, यानी कि वो चीज़ों को याद कर लें और परीक्षा को पास कर ले। तो पहले जो शिक्षा का उद्देश्य था काफ़ी संकीर्ण था कि भैया केवल परीक्षा पास करना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया भाई एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं वो बढ़ते चले गए। अब आज के समय पे जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? सर्वांगीण विकास करना है बच्चे का। अब अनुदेशन है उसका संबंध केवल क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष से, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भैया जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन एक पार्ट है एजुकेशन का और इसका संबंध है सूचनाएं प्रदान करने से। तो इसमें कहीं ना कहीं कई सारी कमियां हैं दोस्तों। उन कमियों के बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले ये केवल क्या है दोस्तों, आपके बौद्धिक विकास से संबंधित है। इसका सीधा संबंध है ज्ञानात्मक विकास से। तो ये सिर्फ बौद्धिक विकास से संबंधित है। अनुदेशन का परंपरागत रूप व्यक्ति को जो ज्ञान प्रदान करता है वो केवल थोपा हुआ सैद्धांतिक ज्ञान है। व्यवहारिक जीवन में दोस्तों उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना कि अनुदेशन का मतलब एक इंस्ट्रक्शन है। तो आप जब व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं वो केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान है, उसका व्यवहारिक जीवन में कोई भी यूटिलिटी नहीं है। इसके अलावा अनुदेशन के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल। अब आप दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। अब शिक्षा में आप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है इसमें दोस्तों क्या माना जाता है कि जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो बालक है। यानी कि बालक की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको सारी चीजें करनी है। शिक्षण वैसा होना चाहिए, पाठ्यचर्या वैसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो केंद्र बिंदु है वो अध्यापक है। यहाँ पर प्राइमरी अध्यापक है, बाद में जो गौण है, जो सेकेंडरी है वो कौन है दोस्तों? वो छात्र है। जबकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में केंद्र बिंदु कौन है दोस्तों? आपका बालक होता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान शिक्षा का केंद्र बिंदु
को बताता है, क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा का केंद्र बिंदु को बताता है, जबकि अनुदेशन की प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका मुख्य होती है। केंद्र बिंदु को बताता है मतलब कि बालक को दोस्तों बताता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी। तो बालक दोस्तों क्या है, मनोविज्ञान की शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रतिपादन की, यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन। ये दोस्तों क्या चीज है। अब अभी हमने पढ़ा अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन, अब दोस्तों हम जानेंगे भाई प्रतिपादन क्या होता है। तो प्रतिपादन दोस्तों सबसे पहले इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो समझ लीजिए। प्रतिपादन के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द है इंडोक्ट्रिनेशन। दोस्तों ये डॉक्ट्रिन शब्द से बना है और जिसका जो अर्थ होता है दोस्तों प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। ठीक है। अब दोस्तों सिंपल अगर मैं कहता हूं इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन का सिंपल सा दोस्तों अर्थ हुआ कि किसी सिद्धांत विशेष में व्यक्ति का अंधविश्वास उत्पन्न करना। तो कोई भी अगर कोई प्रिंसिपल है, कोई भी विशेष प्रिंसिपल हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, उसके विषय उसमें व्यक्ति के अंधविश्वास को दोस्तों क्या करना है, उत्पन्न करना है। यहाँ पर दोस्तों लॉजिक का कोई स्थान नहीं होता, तर्क का कोई स्थान नहीं होता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट थिंकिंग का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि बस जो चीज़ बताई जा रही है उसको मान लो बिना सोचे समझे। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए इस प्रक्रिया को ब्रेन वॉशिंग भी कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क धोने की प्रक्रिया भी दोस्तों इसको बोला जाता है। तो इंडोक्ट्रिनेशन यानी कि प्रतिपादन में सिंपली ये है कि ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का। ठीक है, कोई बच्चा है, उसके कोई निजी विचार हैं या उसके कोई पर्सनल बिलीव हैं, उनको पहले हटाया जाता है, कहा जाता है कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होती है, नहीं होती है तो मान लो कि नहीं होती हैं। ठीक है ना। और फिर दोस्तों उसमें किसी सिद्धांत विशेष में अंधविश्वास उत्पन्न किया जाता है। अब ये दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं पॉलिटिकल भी हो सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति अंधविश्वास उत्पन्न करना, या फिर किसी धर्म के प्रति अंधविश्वास उत्पन्न करना। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका क्या कहलाता है, इंडोक्ट्रिनेशन कहलाता है। वैसे देखा जाए तो किशोरावस्था में दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो जानते हो भैया जो बच्चा होता है उसका जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है, जो उसमें लिखा जाएगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखना है कि जो प्रतिपादन है वो दोस्तों क्या है कि किसी सिद्धांत विशेष में व्यक्ति का अंधविश्वास उत्पन्न करना, यही दोस्तों क्या कहलाता है, प्रतिपादन कहलाता है। अब दोस्तों जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो ट्रेनिंग है दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य है वो है दोस्तों आदतों का निर्माण करना। आदतों का मतलब अच्छी आदतों का दोस्तों निर्माण करना। हम ट्रेनिंग में जाते हैं, हम क्यों जाते हैं दोस्तों, ताकि हम एक विशेष कार्य को सीख सके। अब देखिए विशेष कार्य को सीखने के लिए एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, और उसका जो विकास होता है किसकी मदद से होता है, प्रशिक्षण की मदद से होता है। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो हम उस कार्य के अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी कि हमें उसका अभ्यास हो जाता है, और उस कार्य को करने के लिए जो एक स्किल चाहिए होता है, हमें एक कौशल चाहिए होता है, वो हमारे अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। तो उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण बोलते हैं। लाइक अगर कोई बच्चा है वो बार बार दोस्तों लिखता है, लिखने का प्रयास करता है, तो जब बार बार लिखने का प्रयास करता है तो उससे होता है क्या है कि उसका लेख में दोस्तों क्या होता है, सुधार होता है। इसके अलावा उसकी जो लेखन गति होती है वो भी दोस्तों बढ़ती है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, बच्चों को निजी कौशल में दक्ष या फिर निपुण बनाना। ये दोस्तों आपका क्या है, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों पढ़ेंगे प्रशिक्षण की विशेषताओं के बारे में कि ट्रेनिंग की क्या क्या स्पेशलिटी है। देखिए पहली जो स्पेशलिटी व्यक्ति में किसी कौशल का विकास करने से संबंधित है। देखिए किसी व्यक्ति में किसी स्किल को दोस्तों डेवलप करना है तो उसका संबंध सीधा सीधा दोस्तों ट्रेनिंग से। लेकिन दोस्तों यहीं तक सीमित नहीं है ये दोस्तों, इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उनका भी दोस्तों विकास होता है। जब भी आप कोई कार्य जैसे सीखने जाते हैं, मान लेते हैं जैसे हम मिलिट्री वालों की बात करते हैं, तो मिलिट्री वाले जब दोस्तों ट्रेनिंग करते हैं तो केवल दोस्तों वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं सीखते हैं, यानी कि कोई हथियार चलाने का कौशल ही प्राप्त नहीं होता उनको। इसके अलावा दोस्तों उनमें डिसिप्लिन का भी डेवलपमेंट होता है, नियम का कैसे पालन करना है उसका भी दोस्तों उसमें डेवलपमेंट होता है। तो प्रशिक्षण की दोस्तों यही विशेषता होती है कि वो कौशल का तो विकास करते ही करती है, साथ में अन्य आदतों का भी दोस्तों क्या करती है, वो विकास करती है। ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना है कि दोस्तों इसमें क्रिया पक्ष है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अभ्यास का मुख्य स्थान है और निर्देशन तथा अध्ययन इसमें सभी क्या हैं, सहायक हैं। इसके अलावा इसमें बुद्धि की अपेक्षा क्रिया पक्ष की प्रधानता ज़्यादा होती है, करके सीखने का ज़्यादा इसमें दोस्तों महत्व रहता है। तो प्रशिक्षण दोस्तों आप देखा होगा कि जब भी आप प्रशिक्षण में कहीं गए होंगे तो वहाँ पर क्रिया पक्ष की दोस्तों क्या होती है, प्रधानता होती है, जिसको कि आपने डिमॉन्स्ट्रेट भी करना होता है। तो इसका संबंध हमारे व्यवहार व क्रियाओं के बाह्य पक्ष के प्रदर्शन के साथ है ना। कोई भी जब आप कार्य करते हैं
तो वो उसका भी दोस्तों क्या होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां दोनों का दोस्तों क्या है, इसमें ट्रेनिंग सम्मिलित है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे शिक्षा के बारे में, इसका क्षेत्र कैसा है, स्वरूप कैसा है, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ। इसी में दोस्तों मैं आपको अनुदेशन में भी अंतर बताते हुए चले जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। तो देखिए शिक्षा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ब्रॉड है, जबकि अनुदेशन का जो क्षेत्र है दोस्तों वो क्या है, काफ़ी संकुचित। अब यहीं पर से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी क्या संकुचित है। भाई यहाँ पर स्कूलिंग का एक पार्ट है, इसमें दोस्तों पास कराना है, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो परीक्षा पास करने से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्वरूप। तो दोस्तों ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, शिक्षा दोस्तों क्या एक स्वाभाविक प्रक्रिया नेचर में, जबकि दोस्तों ये कैसी है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं एम की। तो शिक्षा क्या है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। जब शिक्षा है उसमें पर्सनैलिटी का ओवरऑल क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जबकि अनुदेशन दोस्तों क्या है, ज्ञान प्रदान करने से संबंधित है। तो ज्ञान प्रदान करने के लिए जो उपयोगी कौशल है उसका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम की। तो अब शिक्षा दोस्तों क्या होती है, दो तरह की होती है, औपचारिक होती है और अनौपचारिक होती है। अब औपचारिक शिक्षा है उसमें तो दोस्तों जो हमारा पाठ्यक्रम होता है निश्चित होता है, स्कूल में जो हम पढ़ते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में जो आपका जो पाठ्यक्रम होता है अनिश्चित होता है। ठीक है, वो निश्चित नहीं होता। लेकिन दोस्तों जो अनुदेशन है उसमें जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि निश्चित है, आपको पता है कि भाई इतनी हमें सूचनाएं प्रदान करनी है, तो इतना दोस्तों आपका जो करिकुलम है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण विधियां की। शिक्षण विधियां जैसे आप देखिए, औपचारिक शिक्षा है उसमें आपकी निश्चित शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित नहीं होता। ठीक है, जबकि अनुदेशन में तो दोस्तों आपकी दुनिया भर की शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या आएगी, भाषण विधि आएगी, आप भाषण देंगे। इसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि हो सकती है। ठीक है, डिबेट मेथड हो सकती है, वाद विवाद मेथड हो सकती है। तो ये दोस्तों इसके अंतर्गत आती है। अब बात करेंगे शिक्षण संस्थाएं। शिक्षा दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की हो सकती है। औपचारिक में तो दोस्तों आप जानते हैं किसी आप स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा लेते हैं। अनौपचारिक में तो आप शिक्षा कहीं भी ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं या कहीं बाहर ले सकते हैं। ठीक है, और जब हम बात करेंगे अनुदेशन, तो अनुदेशन में क्या होती है, केवल औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक का मतलब है आपको स्कूल जाना है और वहाँ पर आपने अपने शिक्षकों से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चले जाना है। ठीक है, अवधि की हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा की अवधि निश्चित होती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा की अवधि क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब हम बात करेंगे अनुदेशन, तो वो भी आपका क्या होगा, अवधि क्या होगी दोस्तों, उसमें निश्चित होगी। ठीक है, इसके बाद हम समय की बात करें, समय भी वो दोस्तों वही है, औपचारिक शिक्षा में भी आपका निश्चित होता है, अनौपचारिक शिक्षा में अनिश्चित होता है। तो अनुदेशन में भी दोस्तों आपका क्या होगा, निश्चित समय होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। इसके अलावा जब अध्यापक की हम बात करते हैं, तो औपचारिक शिक्षा में दोस्तों आपके क्या होते हैं, विशेष अध्यापक होते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में सभी क्या होते हैं, अध्यापक होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा तो सिंपल सी बात ये है कि आप किसी से भी दोस्तों आप ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब इंस्ट्रक्शन की बात की जाएगी तो उसमें भी क्या होंगे, स्पेशलाइज आपके क्या होंगे, टीचर होंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसमें तो अध्यापक का सबसे मुख्य स्थान है और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, तो इसलिए जो अनुदेशन है उसमें तो क्या होंगे, विशेष अध्यापक आपके रखे जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों शिक्षा में बालक का जो स्थान होता है, बालक क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। शिक्षा में प्राय क्या होती है, बाल केंद्रित होती है। अब लेकिन अनुदेशन में कौन होता है, शिक्षक प्रधान होता है, तो यानी कि वो क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। इसके अलावा देखिए मूल्यांकन की हम बात करें तो फिर अगेन आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन आवश्यक होता है, अनौपचारिक में आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अनुदेशन में दोस्तों आपका क्या होगा, मूल्यांकन आवश्यक होगा। क्योंकि इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि भैया आपको पता लगे कि बालक ने ज्ञान कितनी सीमा तक प्राप्त किया, किस सीमा तक जो हमने उसको सिखाया उसने सीखा। ठीक है, प्रमाण पत्र, औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन में आप प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं, स्कूल में आप जाते हैं तो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिलता है, 12th का मिलता है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में दोस्तों नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसमें भी दोस्तों अनुदेशन में भी ये होता है कि जब आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र मिलते हैं, तो भाई ये सीधी बात है। इसके अलावा ज्ञान की स्थिरता, शिक्षा के द्वारा दोस्तों जो प्रदान किया गया ज्ञान होता है वो जनरली परमानेंट होता है, स्थायी होता है, लेकिन दोस्तों जो अनुदेशन के द्वारा दिया गया ज्ञान होता है वो टेम्परेरी होता है, वो अस्थायी होता है, क्योंकि भैया सीधी बात है उसका जो उद्देश्य है परीक्षा पास करने से वो संबंधित है। ठीक है, अनुशासन, देखिए अनुशासन दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में अनुशासन के। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा तो दोस्तों एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें दोस्तों जो आप अनुशासन की बात करते हैं तो ये सामाजिक अनुदेशन पे ज़्यादा बल देती है। ठीक है, जबकि
अनुदेशन में क्या होता है कि बच्चे को आप क्या करते हैं, आदेश के द्वारा दोस्तों क्या करते हैं, आदेश देते हैं, उसके द्वारा दोस्तों इसमें अनुशासित किया जाता है। ठीक है, तो अनुशासन दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अनुदेशन है। ठीक है, अनुशासन उसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर चलता है, जबकि अनुदेशन में बच्चे को क्या होता है, आदेश के माध्यम से अनुशासित किया जाता है। अब ऐसी दोस्तों हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको एजुकेशन की सारी चीज़ें बता दी है, वही चीज़ें मैं आपको प्रशिक्षण में बताऊंगा। देखिए, प्रशिक्षण क्या है, संकुचित अवधारणा है, जबकि आपको पता है जो शिक्षा है वो क्या है, व्यापक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रशिक्षण है वो औपचारिक होता है और व्यक्तिक होता है। लेकिन जो शिक्षण है यानी शिक्षा की हम बात करेंगे दोस्तों, औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है, वैयक्तिक भी हो सकती है, अवैयक्तिक भी हो सकती है। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आप पर्सनली लेते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये औपचारिक है, फॉर्मल है, इसके अलावा व्यक्तिक होता है। ठीक, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है व्यक्ति में किसी विशेष कौशल के विकास करने से संबंधित है, जबकि आपको पता है जो शिक्षा का उद्देश्य तो क्या होता है, पूरा ब्रॉड होता है, ये सर्वांगीण विकास से दोस्तों क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें केवल औपचारिक अथवा विभिन्न कौशलों के विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित प्रशिक्षण संस्थान होते हैं। ठीक है, जबकि शिक्षा में आपको पता है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शिक्षा देने का कार्य यहाँ पर करती हैं। यहाँ पर तो क्या होगा, केवल औपचारिक और विभिन्न कौशलों के विकास के लिए स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होंगे। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें विधियों की। तो प्रशिक्षण में दोस्तों क्या होता है, क्रियात्मक विधियों का प्रयोग होता है, जैसे कि भैया डिमॉन्स्ट्रेशन का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग होता है। जबकि दोस्तों जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो उसमें क्या होता है कि भैया जैसे भाषण विधि है, इसके अलावा पाठ्य पुस्तक विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, सभी विधियों का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों प्रशिक्षण में ज़्यादातर क्या है, क्रियात्मक पक्ष से दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है ना। इसके अलावा प्रशिक्षण का एक निश्चित और पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। ठीक है ना। अब शिक्षा का क्या होता है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो जीवन भर चलने वाली चीज है। ओके, लेकिन औपचारिक में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, अनौपचारिक में हम कह सकते हैं कि वहां पर अनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए, जैसे इसका ज्यादा संबंध क्रिया से है, तो उसका क्या है, सिद्धांतों से ज्यादा संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इसकी अवधि क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन शिक्षा क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे समझना है। ठीक, इसके अलावा इसमें केवल उसी कौशल विशेष में प्रशिक्षित व्यक्ति का प्रशिक्षण कार्य करते हैं, मतलब कि किसी कौशल को डेवलप करने के लिए ही क्या होता है, प्रशिक्षण करवाया जाता है। ठीक है, जबकि शिक्षा में तो क्या होता है भाई, सभी कौशलों का विकास किया जाता है, या आप इसको किस तरह से कह सकते हैं कि ओवरऑल क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज को आपने यहाँ पर समझना है। अब इसके बाद दोस्तों प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। एजुकेशन में भी दोस्तों आवश्यक है, लेकिन केवल कहाँ, औपचारिक। जैसा हमने पढ़ा था कि औपचारिक में इंपॉर्टेंट है, अनौपचारिक में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। इसके बाद देखिए, प्रशिक्षण में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दोस्तों सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। शिक्षा में भी दिए जाते हैं, लेकिन केवल कहाँ, औपचारिक में। अनौपचारिक में सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रशिक्षण है वो किसी स्पेशल क्षेत्र विशेष को ही प्रभावित करता है, जबकि जो एजुकेशन है बालक के समग्र जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फिर अनुशासन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो अनुशासन में यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष की उपयोगिता है, आत्म अनुशासन पे ज़्यादा बल दिया जाता है। जबकि दोस्तों हम बात करते हैं इसकी शिक्षा की, तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अनुशासन की ज़्यादा महत्वता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, शिक्षा में जनरली होता है कि शिक्षा को क्यों सिखाया जाता है, बच्चे को शिक्षा क्यों दी जाती है, ताकि वो समाज में समायोजन कर सके, जो सामाजिक मानदंड है उनको फॉलो करे। ठीक है, उनके अनुसार अपने आप को समायोजित करे। तो वहाँ पर सामाजिक अनुशासन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके अलावा प्रशिक्षण में आर्थिक पहलू उसका प्रेरणा स्रोत होता है। ठीक है, जबकि शिक्षा में क्या होता है कि प्रेरणा स्रोत एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। भाई प्रशिक्षण में आपको पता है कि आप ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, उसका आर्थिक पहलू होता है। तो आर्थिक पहलू से आपको मोटिवेशन लगता है कि हाँ मैं ट्रेनिंग लूँगा तो मुझे आगे जाके थोड़ा आर्थिक रूप से मदद मिलेगी इस ट्रेनिंग को लेने के बाद, चाहे किसी भी ट्रेनिंग को लेते हैं। ठीक है, लेकिन
एजुकेशन आदमी क्यों लेना चाहता है? ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बने, ताकि लोग उसको हरेस ना करे, लोग उसका पीछे से मजाक ना उड़ाए, वो निरीक्षण ना कहलाए। तो समाज में अपनी अगर प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है तो वही दोस्तों आपके उसके लिए क्या होता है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि नहीं, मुझे भी अनपढ़ गंवार नहीं कहलाना है, मुझे समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनानी है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध है। तो यहाँ पर का प्रेरणा स्रोत कौन है? आर्थिक पहलू। वहां पर कौन है? सामाजिक प्रतिष्ठा। अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा और प्रतिपादन में अंतर के बारे में। तो अब तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। प्रतिपादन का क्षेत्र क्या है? अगेन लिमिटेड है, क्योंकि इसमें शिक्षा जो क्या है, केवल औपचारिक शिक्षा ही आती है, जबकि शिक्षा में क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आती है। ठीक है ना। इंडोक्ट्रिनेशन दोस्तों एक मैंने पहले बता दिया कि किसी विशेष सिद्धांत के प्रति आस्था उत्पन्न करना है, अंधविश्वास दोस्तों इसमें उत्पन्न करना है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें भावात्मक पक्ष में संबंध होता है। सिंपल सी बात है, जो भी व्यक्ति है किशोर अवस्था में है, चाहे कोई बालक है, उसके भावात्मक पक्ष से दोस्तों संबंधित होता है। उसके पर्सनल जो निजी थिंकिंग है, पर्सनल बिलीव है, उनको एक तरह से मिटाया जाता है और उनको चीज़ें बताई जाती हैं कि ये चीज़ों को मान लो, इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं है। तो प्रतिपादन सिंपल सा है, मस्तिष्क को धोना, यानी कि ब्रेन वॉशिंग की दोस्तों प्रक्रिया है। तो ये बालक के भावात्मक पक्ष से दोस्तों क्या होता है, संबंधित होता है। इसके अलावा जो प्रतिपादन होता है वो आपका क्या होता है, ज्ञान केंद्रित होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एजुकेशन है उसमें बता दूं तो एजुकेशन क्या है, तीनों पक्षों से दोस्तों क्या होता है, संबंधित होता है। चाहे आप भावात्मक पक्ष की बात करें, क्रियात्मक पक्ष की बात करें, ठीक है, या ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें, सभी से दोस्तों ये क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है ना, ये चीज आपने समझना है। ठीक, तो वहां पर क्या है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। इसके अलावा जो प्रतिपादन है वो क्या है, आपका ज्ञान केंद्रित है। ठीक है, केवल आपका इसमें ज्ञान देने से ये संबंधित है। ठीक है ना। जबकि शिक्षा में तो आपको पता है कि जो बालक है उसकी सभी आवश्यकताओं का दोस्तों ध्यान रखा जाता है, वहां पर वो पूरा बालक केंद्रित होता है। ये केवल क्या है, ज्ञान केंद्रित है। ठीक है, जो बताया जा रहा है उसको आपने मानना है। ठीक है। इसके अलावा प्रतिपादन की प्रभावशाली अवस्था किशोरावस्था होती है। ठीक है, ज्यादातर ये किशोरावस्था में ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है। अब फिर वही बातें हैं, इसमें जो अवधि है वो किशोरावस्था है, और जबकि जो शिक्षा है दोस्तों वो तो क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। इसके अलावा प्रतिपादन कम बुद्धि वाले व्यक्तियों पर अधिक सफल होता है। अब देखिए, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करना ज़रा आसान रहता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रतिपादन है वो कम बुद्धि वाले व्यक्तियों पर अधिक सफल होता है। अब जबकि दोस्तों एजुकेशन की बात करेंगे तो किस पे ज़्यादा सफल होगा, जो तीव्र बुद्धि वाले जो लोग होंगे उन पे एजुकेशन ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रैस्प करते हैं, उनकी ग्रैस्पिंग पावर ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर हम बात करेंगे जो एजुकेशन की, तो वो ज़्यादा बुद्धि वाले या मेधावी छात्रों पे अधिक सफल होता है। ठीक है। इसके अलावा प्रतिपादन में अंधविश्वास पर अधिक जोर होता है। ठीक है, इसमें तर्क का कोई भी स्थान नहीं होता है। जबकि शिक्षा में तो दोस्तों क्या होता है, रैशनल थिंकिंग को महत्व दिया जाता है, स्वतंत्र विचारधारा को दोस्तों महत्व होता है, इसमें तर्क का स्थान होता है। ठीक है, तो बच्चा जो भी सीखता है उसका विचार करता है, उसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये डिफरेंसेस है। इसके अलावा जो प्रतिपादन है उसका प्रभाव में जीवन के केवल राजनीतिक तथा धार्मिक पक्ष पर अधिक होता है। ठीक है ना। तो जीवन का, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति आस्था रख रहे हैं या फिर किसी धर्म के प्रति आस्था आपको रखवाई जाती है। ठीक है ना। तो इसमें तो दोस्तों क्या है, प्रतिपादन में आपके जीवन में राजनीतिक और धार्मिक पक्ष पे अधिक प्रभाव पड़ रहा है, जबकि शिक्षा का जो प्रभाव है वो तो दोस्तों पूरे जीवन में दोस्तों क्या करती है, आपको प्रभावित करती है, सभी पक्षों से दोस्तों क्या होती है, संबंधित होती है। इसके अलावा दोस्तों प्रतिपादन में भाषण विधि का सबसे अधिक स्थान है। यहाँ पर भाषण विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। शिक्षा में तो हम जानते हैं दोस्तों सभी प्रकार की शिक्षण विधियाँ यहाँ पर प्रयोग लिया जाती है। यहाँ पर दोस्तों उपदेश पे ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर भाषण विधि का अधिक स्थान है। ठीक है। इसके अलावा प्रतिपादन में पहले से निर्धारित ज्ञान को बताकर बच्चे को अनुशासित किया जाता है। ठीक है, जबकि आपको मैंने पहले ही बताया कि शिक्षा में जो समाज है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें अनुशासन कहाँ से आता है, सामाजिक अनुशासन अधिक महत्व निभाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रतिपादन की अधिक आवश्यकता महत्वाकांक्षाओं में है, जब बच्चा परिपक्व अवस्था में नहीं होता। मतलब सीधा सा मतलब है इसका दोस्तों कि जो प्रतिपादन है वो जब बच्चा ज़्यादा परिपक्व अवस्था में नहीं होता, यानी कि किशोर अवस्था में होता है, जब बच्चा अधिक महत्वाकांक्षी होता है, तब दोस्तों प्रतिपादन का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन
और उस समय पर अधिक आवश्यकता भी दोस्तों यहाँ पर रहती है प्रतिपादन की, ठीक है ना। लेकिन जो शिक्षा है उसकी आवश्यकता तो आपको हर जगह पड़ती है, चाहे आप शैशवावस्था में हो, चाहे आप प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे आप बाल्यावस्था में हो, चाहे किशोरावस्था में हो, सभी स्टेजेस में शिक्षा का महत्व होता है। लेकिन प्रतिपादन क्या होता है, इसकी आवश्यकता तब होती है जब बच्चा परिपक्व अवस्था में नहीं होता है। तो ये दोस्तों है प्रतिपादन। तो दोस्तों ये था प्रतिपादन, यानी कि जिसको हम इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। और ये थे दोस्तों अनुदेशन, प्रतिपादन और इसके अलावा प्रशिक्षण, तीनों के कॉन्सेप्ट और इनका डिफरेंस क्या है एजुकेशन से। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।